मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दंगल की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। 15 जिलों में वोट डाले जाएंगे। सोशल मीडिया की दुनिया से बिल्कुल अलग, जो एक आभासी दुनिया है जहां पर आज हम सब जी रहे हैं, शायद उससे बिल्कुल अलग जमीन का सच दिखाने की मैंने कोशिश की है। और इसीलिए मैंने दिल्ली से मेरठ का सफर ट्रेन से करने का फैसला किया है। जनरल कंपार्टमेंट में भी हम जाएंगे, हम स्लीपर में भी जाएंगे और हर तरह की कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे बात करने के, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या वाकई इश्यूज हैं। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया से बिल्कुल अलग, ग्राउंड पर क्या सच है, ज़मीन पर क्या हो रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके वोट को कास्ट करने को लेकर के वो क्या सोचते हैं, उनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, बीजेपी, कांग्रेस एसपी का अलायंस या फिर बीएसपी या फिर कोई और, उनकी पसंद क्या है और उनकी अपने नेताओं से क्या शिकायत है, वो कैसा नेता चाहते हैं। ये सारे सवालों का जवाब हम लेंगे, जमीन का सच आप तक पहुंचाएंगे। आइए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे उनमें 15 जिले हैं। उसमें मेरठ, उसमें गाजियाबाद, उसमें गौतम बुद्ध नगर, शामली, अलीगढ़, आगरा, ऐसे ज़िले आते हैं। और हमने कुछ अलग आप तक लाने की कोशिश की है और इसीलिए हमने ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं इस वक्त हम, और हम जा रहे हैं मेरठ। और इस वक्त हम एक ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में हैं। इस ट्रेन के कंपार्टमेंट की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन हम बात राजनीतिक करेंगे। 72 सीटें होती हैं ट्रेन में बैठने के लिए एक जनरल कंपार्टमेंट में, लेकिन 72 से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ इस वक्त इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल रेलवे की मुश्किलों से अलग मैं बात आज सियासत की करने निकला हूँ कि क्या माहौल है, लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, लोग पॉलिटिकली कितना अवेयर हैं अपने राजनीतिक हक को लेकर के, अपने वोट को कास्ट करने को लेकर के। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुद अपने आप में गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक दुर्भाग्य से कहिए, एक विडंबना कहिए कि यहाँ के लोग जो गन्ने की मिलों में, शुगर मिल में काम करते हैं, वो मध्य प्रदेश में जाकर के काम करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? एमपी से जी। मध्य प्रदेश में कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में गार्डर वाले से। अच्छा, पहले चरण में 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं, खबर है आपको कुछ? नहीं, अभी तो खबर नहीं जी, अब पता लग जाएगा घर जाके। अच्छा, आप वहाँ क्या करते हैं मध्य प्रदेश में? मजदूरी यही 8-7 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है चीनी की मिल में काम करते हैं। जी। तो क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में चीनी की मिल में काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा अभी। क्या वजह क्या है? ये फैक्ट्री पट गई, इधर से फैक्ट्री खत्म हो गई, बड़ी मिलें हैं उनमें इतना काम नहीं मिल रहा। तो वही बातें हैं, करीब करीब की वादे बहुत से होते हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कसौली के पास भैंसी। ठीक है, आपका भी पहले चरण में मतदान होना है आपके यहाँ भी। हाँ, क्या करते हैं आप? साइकिल से कपड़े की फेरी करता हूँ राजस्थान में। देखिए, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और फेरी लगाने के लिए राजस्थान जाते हैं, कपड़े बेचते हैं साइकिल से जाकर के। उत्तर प्रदेश में ये काम क्यों नहीं करते हैं आप? गुंडागर्दी ज्यादा है, रास्ते में कोई मार के घेर दे साइकिल से जाना तो। अब ये बात भी अखिलेश यादव तक पहुंचनी चाहिए कि उनके सूबे का एक शख्स कारोबार करने के लिए क्यों राजस्थान जा रहा है, और उसका रीज़न भी, उसकी वजह भी उन्होंने बताया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। क्या चाहते हैं आप अपने सूबे की सरकार से, अपने पॉलिटिशियन से, अपने राजनेताओं से? यही चाहते हैं कि सुख शांति हो, सबको रोजगार मिले। आप क्या करते हैं? जी यही जैसे आप भी चीनी मिल में हैं? अच्छा, तो कितनी मजदूरी आप लोगों को मिल जाती है इस महीने की? 7-8 हज़ार रुपये महीना ही मिलता है, बस उतना ही कहाँ। और काम करने के लिए आपको दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। तो सारे तरफ से लोग काम करने के लिए दिल्ली की तरफ आते हैं, नोएडा, गाजियाबाद आते हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ। ये घर पर 3-4 महीना काम लग जाता है और क्या। ये बड़े प्लांट हैं यहाँ, कोई है तो नहीं इतना। तो दरअसल देखिए कि बहुत तरह की मुश्किलें हैं। दरअसल यही मैं दिखाना चाह रहा था कि किस किस तरह की परेशानियां लोगों की हैं। पानी, बिजली, सड़क, रोजी रोटी का मसला है। जो एक सवाल ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो अपने इलाके के लोगों को क्या दे पाते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है। क्या करते हैं आप और कहाँ रहने वाले हैं? खेती करते हैं। अब मेरठ के। मेरठ में खेती में क्या खेती करते हैं? गन्ना कैसा चल रहा काम आपका? ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं पीछे कुछ लोग बैठे थे, वो गन्ने की मिलों में, शुगर मिल में काम करते हैं, लेकिन यूपी के रहने वाले हैं और जाके मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इसकी क्या वजह?
वो उनकी अपनी मर्जी होगी, जो वहाँ पैसे क्या यूपी में फालतू- उनको काम नहीं मिल पाता? क्यों नहीं मिलता, काफी मिलता। ठीक है, तो वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, 11 फरवरी को वोट कास्ट करना है आपको, कुछ मन बनाया है? हाँ जी। मन बना चुके हैं। तो अभी जो एक अलायंस हुआ यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सही है, अच्छा है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो मैं भी आ गए मन गई है बस। अच्छा, तो वोटिंग का मन बना लिया है? हाँ। कोई नाराजगी ना कुछ भी ना नाराजी क्या अपने नेताओं से? नेता नाराजी क्या होती, नेता तो इस टाइम तो सब सही हो जाए, चाहे पैसे बात में गलत हो जाए, इस टाइम सब सही रहे वोट के चक्कर में, तो वैसे नेता कौन सही है बताओ। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल के वक्त में जो राइट्स वगैरह हुए थे, उसके वजह से भी हालात काफ़ी इस पूरे इलाके में ख़राब थे, जबकि हमेशा ये कहा जाता था कि इस बेल्ट में सारे लोग एक साथ बहुत ऐसे मिलजुल कर रहते थे कि कभी कुछ महसूस ही नहीं होता था। वो सब चीज़ें अब हैं अभी या ख़त्म हो चुकी हैं? जुगी तू है जी, कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है, सुधार नहीं है। जुगा तू है वही स्थिति जुगी तू है, क्या है। यानी अब भी दो अलग अलग हिस्सों में कम्युनिटी बटी हुई है। हाँ, जुगी तू है वही स्थिति है। काम की क्या स्थिति है? काम होया, रोड के पे होया, सब बिजली में होया, काम बहुत होया। यानी विकास अखिलेश ने किया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, विकास तो क्या है। जब नोटबंदी हुई थी अभी, तो उससे परेशान हुए आप सब लोग? सभी परेशान, कुल छत पे। परेशान सब एक आम पूरे आदमी परेशान के रहे, लिए वहाँ लाइन में खड़े क्या कई होगा? घंटे तक दुखी हो रहे हैं आम जनता। आज भी परेशान है। तो आपको लगता है कि चुनाव में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का भी असर दिखेगा? बिल्कुल दिखा 100% जी। देहरादून एक्सप्रेस में इस वक्त हैं, मैंने जनरल कंपार्टमेंट में जाके देखा वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ लोगों से बात की। अब मैं एक स्लीपर में हूँ, स्लीपर कोच में, और यहाँ पर एक फैमिली है, बहुत दिलचस्प लोग हैं ये। यहाँ पर सासू माँ भी हैं और माँ भी हैं, साला भी है, वाइफ भी है, तो मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली यहाँ मौजूद है, बहुत हैप्पी फैमिली है। तो मैं इनसे ज़रा बात करके समझता हूँ कि क्या चल रहा है इनके मन में। आपके इलाके में फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन होना है जी तैयार हैं आप अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी ज़रूर। वोट अगर आपका अधिकार है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी जानते हैं आप? जी बिल्कुल। अभी मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं कि नाखुश हैं? जी अभी फ़िलहाल तो बस नोटबंदी के दौरान जो हुआ उसी से ही निकल रहे हैं, तो अब अच्छा, अभी नोटबंदी में बहुत उलझे हुए थे, इसलिए पॉलिटिकली अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए। अच्छा, नोटबंदी का जिक्र आया, मैम आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, तो नोटबंदी से आपको क्या परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं। जो नोट आपने तकियों में, इधर उधर डिब्बों में, चावलों में छिपा के रखे थे, उनका क्या हुआ? नहीं, वो बस मिल गए और एक्सचेंज हो गया? ठीक है, इधर माता जी हैं और इनकी सासू माँ हैं, हमारे लिए तो दोनों माता जी ही हैं। ज़रा उनसे भी समझते हैं। आप के इलाके में 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, कुछ मन बना चुकी हैं? और क्या इश्यूज क्या हैं आपके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किन किन बातों को ख्याल रख करके आप अपना वोट कास्ट करने जा रही हैं? बस हम लोग तो यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे रोड्स वगैरह अच्छी बनाई जाए, और ये जैसे नोटबंदी का जो हुआ है, लेकिन उससे चलो हम लोग हमारा काला धन निकला तो है, बट लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन आने वाली सरकार से हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि भाई जो लाइट, पानी वगैरह और सड़कों के लिए जन सुविधाएं दी जाए। ठीक है, लोग अभी मन बना रहे हैं, कहीं से घूम करके ये फैमिली आ रही है, अपने मंजिल को पहुंचेगी, लेकिन यहाँ की गंदगी देख के मैं ज़ाती तौर पर नाराज़ भी हूँ कि जो बहुत सारे वादे किए जाते हैं कागज़ों पर, वो ज़मीन पर बहरहाल नहीं है। लेकिन सियासी एतबार से भी अगर आप देखिए तो लोगों में वैसी ही नाराज़गी है अपने पॉलिटिशियंस को लेकर के कि वो हमेशा बातें जो करते हैं वो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, इलेक्शन के बाद सब धरी की धरी रह जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हम मेरठ सिटी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ एक स्टॉल है, ये जो 31 स्टॉल, इसको चलाते हैं राजेंद्र कुमार साहब। इनसे मैंने बात की और मैं सोच रहा था कि इनका व्यू लिया जाए सियासत को लेकर के, ये क्या सोचते हैं। सर, 11 तारीख को वोट डाला जाना, आप मेरठ के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? कम से कम 14-15 साल हो गए हमको। क्या इश्यूज हैं, क्या जहन में चल रहा है, क्या सोच कर आप अपना वोट कास्ट करेंगे? क्या वोट का कास्ट करेंगे साहब, वजह क्या है, हमारे लिए तो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, पर ये वोट तो डालनी है ही। अब किसी को दें किसको नहीं दें, ये बात हम अपने ऊपर ही कुछ नाराज लग रहे हैं आप अपने पॉलिटिशियन से, हाँ जी, क्या वजह है? ये नोटबंदी के चक्कर में। जैसे हर आदमी चाहता है कि वक्त गुजरने के साथ उसकी जिंदगी बेहतर हो, कुछ बेहतर हो रही है? हाँ बस काम कैसा चल रहा है अभी? काम बहुत सब ढीला चल रहा है, काम का कोई परिवर्तन नहीं कराएगा, वो काम बिल्कुल बेकार चल रहा है इस टाइम, क्योंकि पैसा है नहीं पब्लिक के पास, तो खाए पिए जब
इस टाइम काम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये नोटबंदी की वजह से आप कह रहे हैं? हाँ साहब, मेरा तो यही विचार है जी। तो आपको लगता है कि नोटबंदी का असर भी चुनाव में रहेगा? शायद सर। चलिए, सबसे बड़ी जो लोगों की दिक्कत है वो रोजी रोटी की है, और रोजी रोटी जब किसी के पास होती तो वो दूसरे चीज़ों के बारे में वो सोच पाता है, और वही मुश्किल मुझे राजेंद्र की यहाँ पर नजर आती है। बहरहाल अब शहर का रुख करते हैं और वहाँ चल के देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरठ सिटी उतर चुके हैं हम, और उसके बाद हमने बैटरी रिक्शा लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जब बैटरी के रिक्शे का सफ़र कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और मेरी कोशिश भी यही कि ज़मीन से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए, वो सच जो आप तक कई बार नहीं पहुंच पाता उसे आप तक लाने की कोशिश है। इसमें 2 और सवारियां बैठी हैं, मैं और मेरे कैमरामैन के अलावा, और आगे पायलट बैठे हुए। सर, आपका क्या नाम क्या है? तरुण भाटिया। इंटरेस्ट है राजनीति में कुछ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 11 तारीख को पहले चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, क्या देख रहे हैं आप? इस बार तो कांटे की टक्कर दिख रही है। मैं चाहूँगा ड्राइवर साहब से कि ज़रा सा थोड़ा अगर वो गाड़ी रोक लें तो मैं 2 बातें उनसे भी कर लूँगा। ड्राइवर साहब, आप ज़रा सा अपना चेहरा इस तरफ को दिखाएं। कब से चला रहे हैं आप ये बैटरी रिक्शा? मैं यहाँ पर 1.5 साल से चला रहा हूँ। 1.5 साल से? आप यहीं मेरठ के रहने वाले? जी हाँ, मेरठ का रहने वाला। तो रोजी रोटी कैसी चल रही है? रोजी रोटी तो पुलिस वालों ने अलग की थी। यहाँ पर जो है स्टेशन पे खड़े होते हैं, 50 रुपये देते हैं जब चलती है। अच्छा, नोटबंदी से कुछ असर पड़ा आपके काम पे? नोटबंदी से सारा असर पड़ा। जो किराया देते थे वो किराया कम हो गया। पहले 10 रुपये ले थे, अब जो है 5 भी देते हैं, 8 भी देते हैं। जो आपके सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने जो आपसे वादे किए थे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे पिछली बार, वो सारे वादे पूरे किए उन्होंने? उन्होंने वादे पूरे करे। तो हम लोग आगे जा रहे हैं घंटा घर की तरफ, जो किसी एक शहर की पहचान होती। पुराने शहर में हमेशा आपको घंटा घर मिलेगा। मेरठ के घंटा घर हम जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी चहल पहल और भीड़ रहती है, ऐसा मुझे बताया गया। वहाँ चल के कुछ लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मेरठ किस रुख पर जाना चाहता है। इस वक्त हम मेरठ के घंटा घर के नीचे मौजूद हैं। ये घंटा घर इस शहर की पहचान है, इस शहर के बीचों बीच का इलाका। यहाँ की भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी ट्रैफिक है। सुबह 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और अच्छा खासा ट्रैफिक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सारा पोल्यूशन भी है, आमतौर से जो हर एक शहर में होता है। आप यहीं मेरठ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान है सर। कपड़े की दुकान है। 11 तारीख को वोट डालने की तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल। क्या इश्यूज क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सोच समझ के वोट करेंगे? देखिए जी, सरकार ने, समाजवादी ने बहुत अच्छा काम करा, इसी पे ही फोकस है हमारा, तो हम तो इसी की वोट। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या 11 तारीख को वोट डालने की तैयारी कर ली आपने? सर करी तो है, मगर इस टाइम हम असमर्थ हैं कि किसको चुने। क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन सर ये है कि मुलायम सिंह की और अखिलेश की लड़ाई है, तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम ही अखिलेश जैसे काम किए हैं। मेरठ में ऐसा नहीं किया। वाकई अखिलेश ने विकास किया है, आप मानते हैं? सर विकास किया है अखिलेश ने। मेरे तो राय है, उन्होंने 4 बार एमएलसी के आगे की सड़कें बनवाई हैं, जबकि पुराने शहर में कुछ नहीं हुआ है। इस मेरठ शहर के ही एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं, शिव प्रकाश। शिव प्रकाश, एक आरोप लग रहा है, यहाँ के लोकल्स लगा रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक यहाँ के हैं उन्होंने अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से काम किया है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर विकास का कोई काम नहीं किया गया। इसमें कितना आप सच देख पाते हैं? देखिए, जो इन लोगों ने आरोप लगाया बिल्कुल सही है। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। जो काम थोड़े बहुत काम हुए, इस सरकार में किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। जो हुआ है हाईवेज पे काम हुआ है। चलिए, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों की जब वो वोट कास्ट करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि हमारा जो विधायक है, हमारा जो नेता है, वो हम सबको एक जैसा, एक बराबर से देखे और सब तरफ एक जैसा उसे विकास करना चाहिए, ताकि किसी को इस तरह की शिकायत ना हो कि हमारे इलाके में काम नहीं हुआ, फला इलाके में हो गया। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर मौजूद हैं। काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। नॉमिनेशन का आखिरी दिन होने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी भीड़ इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे कचहरी है जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। मेरठ में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और जिसमें से एक सीट जो है वो रिजर्व सीट है। और एक अजीब सी बात मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बताई कि ये जो हस्तिनापुर सीट है ये रिजर्व सीट है और ये यहाँ पर एक, इसे आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि वहाँ से जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है हुकूमत भी उसी की होती है।
और एक बात जो यहाँ कही जा रही कि योगेश वर्मा जो जिन्हें बीएसपी ने टिकट दिया है वहाँ से, वो काफ़ी मजबूत हैं और अच्छी खासी आबादी यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की है। तकरीबन 20 से 25% का रेशियो उनके खाते में जाता है। पहले मैं आपको कुल सीटों के बारे में बता दूं। किठौर एक जगह है जहां से अभी मौजूदा वक्त में शायद मंजूर हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। मेरठ कैंट से सत्य प्रकाश अग्रवाल हैं, वो बीजेपी से आते हैं, उन्हें भी बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, यानी मेरठ सिटी से जहां मैं खड़ा हूं, और मेरठ साउथ से रविंद्र भडाना मौजूदा एमएलए हैं, लेकिन टिकट बीजेपी ने उनका काट करके सोमेंद्र तोमर को दे दिया है। जबकि हस्तिनापुर से मौजूदा वक्त में जो विधायक हैं वो प्रभु दयाल हैं, वो एसपी से आते हैं, लेकिन इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि योगेश वर्मा बीएसपी से जो आते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। ये नारेबाजी की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं। और सरधाना एक सीट है जहां से संगीत सोम मौजूदा वक्त में उम्मीदवार हैं और उन्हीं को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वो किस तरीके से इल्ज़ाम में फंसे हैं हाल के वक्त में आपने देखा है। ये मेरे पीछे आप शोर सुन रहे हैं, ये सियासी शोर है। ये आज के बाद कुछ वक्त तक अभी आपको और सुनाई देगा, उसके बाद थम जाएगा। कुल 7 विधानसभा सीटें हैं मेरठ में, जिसके लिए 11 तारीख को वोट डाला जाना है और काफ़ी गहमागहमी यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए सियासत की खबरों से अलग बात कुछ जायके की कर लेते हैं। अगर आप कभी मेरठ आएँ और रहमान भाई की बिरयानी ना खाएं तो कुछ अधूरा रह जाएगा मेरठ आने के बाद। इस वक्त मेरे साथ रहमान भाई मौजूद हैं। रहमान भाई, ऐसा क्या खास है? मैं भी बहुत साल पहले आया था, तब आपकी एक पुरानी दुकान हुआ करती थी, लेकिन जब मैं इस दफ़ा आया, आपके यहाँ 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन आपका जायका मुझे याद था, वो मुझे खींच लाया। क्या खास है आपके पास? तो आपकी मोहब्बत है जो आपको यहाँ खींच लाई। बाकी ये है कि कोशिश करते हैं कि एक रेट की आइटम इसके अंदर डाले जाएं। इस तरफ देखिए, यहाँ पर बिरयानी बन रही है। इसका अगर मैं देख खोल सकूँ तो जब कभी आप मेरठ आएँ तो रहमान भाई की बिरयानी ज़रूर खाइएगा। चलिए अब आपके जायके से अलग बात, थोड़ी सियासत के जायके भी कर लेते हैं। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, आपने भी अपने लिहाज से जहन तैयार किया होगा। क्या इश्यूज़ हैं आपके सामने? ऐसी क्या बातें हैं जिनको जहन में रखकर आप वोट करेंगे? अहम विकास है। धर्म की राजनीति से तो हम बचते हैं, क्योंकि ये मुल्क के अंदर एकता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और ये धर्म और जाति के नाम पे जो वोटिंग होती है तो गलत है। 7 विधानसभा सीटें हैं मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अभी मौजूदा वक्त में जो आपके विधायक हैं, क्या उन्होंने जो वादे आपसे किए थे जब वो चुनाव में आए थे पिछली दफ़ा, उन्होंने अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं? क्योंकि कोई शिकायतें आपको? नहीं, वादे तो पूरे नहीं हुए, जो शिकायतें हैं वो बरकरार हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जो है अच्छा हो, विकास हो। अखिलेश के विकास की बहुत बात होती है, लेकिन मैं आपके शहर में घूम रहा था, मुझे सड़कें उस लायक नहीं मिली जिस सड़क के लिए अखिलेश बहुत जाने जाते हैं। हाँ, दरअसल पूर्वी इलाके में काम हुआ है, इस इलाके में अखिलेश सरकार का काम कम है। चलिए एक आखिरी और छोटा सवाल, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का कितना असर था आपके काम पर? 90% असर था, यानी सिर्फ 10% काम रह गया था। तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में उसका असर रहेगा? हाँ, उसका असर दिखाई देगा। चलिए शुक्रिया रहमान भाई, आपने वक्त दिया। तो इस वक्त मैं रहमान भाई का जो होटल है मेरठ में, वहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ पर हलीम बिरयानी के लिए देखिए किस तरीके से कतार लगी हुई है, और इनकी ये स्पेशलिटी है, और यहाँ से ये दिल्ली तक पैक होकर के पहुँचती है। कभी आप आएँ मेरठ तो रहमान भाई की बिरयानी और हलीम खाना न भूलिएगा। सियासत से ये एक अलग पहलू था मेरठ का, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। सियासत के शोर से अलग और सियासत की चमक दमक से अलग मैं एक दूसरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ और तरह की चमक है। ये देखिए, इसे बाजा कहते हैं। आप अक्सर शादी ब्याहों में जो म्यूजिशियन वहाँ बजाते हैं, ये वो चीज़ बन रही है। और यहाँ के जो ओनर हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं मौजूद। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल रशीद। आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। सियासत की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कुछ खबर है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम जी। 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। 11 को वोट डालेंगे आप? हाँ, वोट डालेंगे। वोट डालेंगे आप। 11 तारीख को
वोट पड़ने हैं, कुछ खबर है आपको इसकी? जी हाँ, पता है कि भाई 11 तारीख को इलेक्शन है। अच्छा। वोटिंग देंगे। तो वोटिंग देनी है। मुझे लगा शायद अपने काम में बहुत बिजी हैं इसलिए उसकी खबर नहीं है। अच्छा ठीक है। राम सिंह यादव को वोट देंगे जी भाई साहब। किन मुद्दों पर क्या सोच करके आप अपना नेता चुनते हैं? नेता चुनते हैं कि यही है कि भाई गरीब आदमियों का कोई रहनुमा होगा। यहाँ कोई इतने बिजनेसमैन तो है नहीं, सब गरीब आदमी है कि भाई कोई हमारे लिए आपकी रोजी रोटी कैसी चल रही है? हमारी रोजी सही है जी। कितना मेहनताना मिल जाता महीने का आपको? हमें मेहनताना में एक महीने का कम से कम हमारे 6-7 हज़ार रुपये पड़े बस। 200 रुपए रोज का मेहनताना। अब आप अंदाजा लगाइए कि सारा दिन मेहनत करने के बाद 200 रुपए जेब में आते हैं और उसमें आज के महंगाई के वक्त में क्या चलता होगा, किस तरह से बच्चों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, खाने का। अच्छा, आप सियासत के ऊपर आप कुछ कह रहे थे कि अखिलेश आपकी पसंद है। अखिलेश क्यों है? क्योंकि मैं जब स्टेशन पे उतरा उसके बाद शहर की तरफ बढ़ा तो मुझे सड़कें भी गनीमत नहीं नजर आईं, आसपास की जो इमारतें थी वो भी बोसीदा। देखो ये बात है कि हमारी उम्र हो गई 60 साल के करीब। हमने देखा मुसलमानों का कोई नाम नहीं चमका। जो भी थोड़ा बहुत नाम चमकाया मुलायम सिंह यादव ने चमकाया मुसलमानों का। कोई मुलायम नाम सिंह यादव ने तो अभी हाल में ये भी कह दिया कि उनसे गलती हो गई थी गोलियां चलवा करके। हाँ, मतलब जो भी बात है क्योंकि मुसलमानों का रुझान भी मुलायम सिंह की तरफ ही है जी। अभी जब नोट बदली हुई और नोटबंदी हुई तो उससे आपके कारोबार पे क्या असर रहा? मतलब कारोबार ही नहीं रहा। ये तो अब ये थोड़ा बहुत अब आने के चला नहीं, काम ही खत्म हो गया क्योंकि ना पैसे रहे, ना लोगों का माल बना, ना किसी ने निकिल पालिश होने के लिए बाजा भेजा। ये तो अब थोड़ा सा काम सही हुआ तो कुछ आना शुरू हुआ, अन्य हम भी बंद करके बैठे थे। आपके बच्चे भी इसी काम में हैं या वो पढ़ रहे हैं? मतलब बच्चे हैं माशाल्लाह 10 क्लास पढ़े में हैं, लेकिन बस कुछ काम वामों में लगे हुए हैं। 10वीं के बाद भी हैं। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी, कामों में लग गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दरअसल ये स्किल इंडिया का एक नमूना मैंने आपको दिखाया। मुझे जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ की बाजा इंडस्ट्री जो है वो एशिया में बहुत मशहूर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ की एक झलक दिखाता हूँ और मेरठ की एक पहलू से आपको रूबरू करवाना ज़रूरी था। मेरठ कैंट का जब भी जिक्र आता है तो हमारे जहन में 1857 की गदर की एक तस्वीर उभरती है जब स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ था। मैं इस वक्त मेरठ कैंट में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक ये शिला लगी हुई है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 10 मई 1857 की शाम करीब 5:30 बजे इसी जगह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। पुलिसकर्मी नंगी तलवारें लेकर दौड़ पड़े। सदर बाजार के लोग और छावनी के कर्मचारियों ने अंग्रेज सिपाहियों और अंग्रेज नागरिकों पर धावा बोल दिया। भारतीय सैनिक अपनी लाइंस की ओर दौड़ पड़े। दरअसल ये उस जगह की याद है जब 1857 में गदर हुई थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, और उस वक्त मेरठ में कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर, जिन्हें धन सिंह कोतवाल के तौर पर भी जाना जाता है। देश के लिए इन सब ने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद उन तमाम लोगों को सजाएं हुई, जेल हुई, और ये वो जगह है जहाँ से इन सब चीज़ों का आगाज़ हुआ। आप वो शेर अक्सर सुनते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कम से कम इस निशान को देख करके सिर्फ मायूसी होती है, और आप इसे विडंबना ही कहेंगे कि 1857 जिसका हम तमाम टेक्स्ट बुक में जिक्र देखते हैं, उसकी शुरुआत अगर इस जगह से हुई थी तो वो किस मायूसी का शिकार है, इस पर सिर्फ आप अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज के वक्त से अगर मैं इस जगह को जोड़ूं तो यहाँ से 1857 की गदर की शुरुआत हुई थी, और आज के वक्त को और आज के वक्त की सियासत को भी अपने आप में एक तरह की गदर, एक तरह की क्रांति की ज़रूरत है, जिससे हम सियासत को भी और प्योर और परिष्कृत कर सकें। तो मेरठ का आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उससे अलग हटकर हमने सिर्फ लोगों की राय जानने की कोशिश की और कुछ अलग पहलुओं पर हमने रोशनी डाली है। इस शहर के अगर कारोबार पर हम नज़र डालें तो यहाँ पर बैंड बाजे का एक बहुत बड़ा कारोबार है जो एशिया में बहुत बड़े बाज़ार के तौर पर मशहूर है। यहाँ पर कैंची का एक बड़ा कारोबार होता है। यहाँ का स्पोर्ट्स, यहाँ की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो दुनिया भर में नाम कमाती है। गन्ने की खेती यहाँ पर होती है। ऐसी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन सबके कारोबार के अपने अपने मसाइल हैं।
अपनी अपनी परेशानियां हैं। नोटबंदी की वजह से लोगों को कुछ परेशानी हुई, लोगों ने उस पर नाराज़गी अपनी जताई, और इलाकाई जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं सबकी अपनी है, और अपने नेताओं से जो शिकायत सबको होती है वो हमने यहाँ भी पाई है। हमने कोशिश की है कि पॉलिटिकल रिएक्शन से हटकर लोगों की परेशानियों को आप तक पहुँचाया जाए, जो ज़मीन पर जो सच है वो आप तक लाया जाए। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ मैं हुसैन रिजवी।